हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मीटेस कोरियन विद त्रिपुरानी भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं माई ऑब्सेस माफिया का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो लोग जेके को किडनैप कर लेते हैं, किम तेहन के आदमी। तो इस पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे लोगों ने से जेके छूटती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब जिमिन कॉल करता है और वो बताता है कि उसके आदमी ने एक लड़की को पकड़ लिया है जिसके बाप ने जुए में उसे भी लगा दिया था और अपनी प्रॉपर्टी भी गिरवी रख दी थी। वो आदमी उसे हार चुका है। और जब जिमिन को एहसास होता है कि उसने क्या कहा है तो वो कहता है, सर, हमारे आदमी गलती से एक लड़की को पकड़ लाए हैं जिसके बाप ने उसे जुए में हार गया है। तो ते कहता है, वो लड़की कहाँ है? उसे तुम लोगों ने पकड़ा क्यों है? और तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मुझे ये सब काम नहीं पसंद है, उसे छोड़ो। पर सर, वो तो उसके बाप ने हार गया था उसे। तो ते कहता है, उसे छोड़ दो, अब मुझे ये सब काम नहीं पसंद है। तब जिमिन अपने आदमियों से कहता है कि उस लड़की को सही सलामत उसके घर पर छोड़ दो। अब जेके को वो आदमी चुपचाप उसके घर पर छोड़ आते हैं जहाँ पर उसका बाप होता है। और वो पूछता है, जेके, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? लोगों ने कुछ किया तो नहीं? जेके गुस्से में कहती है, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपके जुए की लत की वजह से। कौन कहा था इतना बड़ा कर्जा लेने के लिए, लेकिन आपने लिया और उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। वो जेके से कहता है, सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहता था। और वो उसे कुछ बताने वाला होता है, तभी पीछे से जेके का दोस्त राहुल आ जाता है और वो कहता है, हाय फाइटर। तो जेके राहुल को कहती है, हाय चंपू, तुम यहाँ पर कैसे? तो जेके और राहुल दोनों ही बात करते हैं और राहुल को जेके के सारी प्रॉब्लम पता थी। तो वो कहता है, चलो मेरे घर। तो जेके कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? तो राहुल कहता है, तुम्हारी चाची ने बताया। अब चलो जल्दी से, अब ज़्यादा अंधेरा हो गया था। तो जेके कहती है, वैसे में जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं चली जाऊंगी तुम्हारे घर से। तो राहुल कहता है, क्यों जाना है तुम्हें मेरे घर से? हम दोस्त हैं और हम दोनों ही एक दूसरे की चीज़ों पर हक है। तुम मेरे घर में रह सकती हो आराम से। तो जेके कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी। तो राहुल कहता है, हाँ ठीक है, अगर तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है तो चली जाना। अगर तुम कहो तो मैं अपनी ही कंपनी में जॉब लगवा दूँ तुम्हारी। तो जेके कहती है, नहीं, मुझे किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं। अब सब घर चले जाते हैं और जेके को भी वो लोग लेकर जाते हैं। अब सभी अपने घर पहुंच जाते हैं राहुल के। और जेके बहुत ज़्यादा थक जाती है तो डिनर करके आराम करने लगती है। तभी जब दिन हो जाता है तो राहुल कहता है, तुम कुछ बनाकर खा लेना, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। तो जेके कहती है, ठीक है। तो राहुल कहता है, वो एक्चुअली मैं तुम लोगों के लिए कुछ बना नहीं पाया क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। तो जेके कहती है, ये मेरा भी तो घर है, अभी तुमने कल ही तो कहा था, इतनी जल्दी पराया कर दिया। तो राहुल कहता है, ओके ठीक है। तो वो सब्जी लेने जाती है मार्केट, सामान लेने जाती है और वो सामान लेकर वापस आ रही होती है। तभी एक कार वाले ने उसके ऊपर कीचड़ उछाल दिया और उसके पूरे कपड़े गंदे हो गए। और वो कार ब्लैक डैशिंग कार थी और वो BMW थी, बहुत ज़्यादा ही प्यारी। और वो बिना ही जेके को सॉरी बोलने चला जा रहा था। तभी जेके उस गाड़ी वाले को रोकते हुए कहती है, तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि एक अच्छा खासा आदमी जा रहा था, तुमने उसके कपड़े तक गंदे कर दिए। अब ते उसे देखकर स्माइल करता है क्योंकि अंदर कोई और नहीं, किम तेहन था। तो
जेके उससे कहती है तुम हंसो मत, तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। और जेके से ते कहता है ये लो पैसे रख लो और अपने लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीद लेना, पता नहीं क्या पहन के घूमती रहती हो। तब जेके को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने ये बोलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो लेनी ही चाहिए। अब वो जल्दी से एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और उसकी गाड़ी के सामने वाले शीशे को तोड़ देती है और कहती है जब तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की, सॉरी बोलने की, तब यही ठीक है तुम्हारे लिए। अब तुम भी ये पैसे रख लो। और उसमें एक रुपये एक्स्ट्रा मिला कर देती है और कहती है इससे तुम अपने कांच को ठीक करा सकते हो। अब ते गुस्से में बाहर आता है और उससे कहता है ज़्यादा ही नहीं हो रहा तुम्हारा। ते कहती है तुम एक बदतमीज़ और बददिमाग लड़के हो और तुमसे मुझे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। ते जेके की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा ही उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता। और वो कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा, बददिमाग और बदतमीज़। तो जेके और ते चिल्ला के कहती है हाँ तुम बददिमाग और बदतमीज़ हो। तब ते कहता है कि तुम जानती भी हो किससे बोल रही हो, मेरे बारे में पता भी है। वो जेके को बताना चाहता था अपने इशारों से कि वो ब्लैक डेविल है, माफिया नंबर 1 माफिया वर्ल्ड किंग। लेकिन जेके कहती है तुम हो एक अमीर बिगड़े हुए बाप की औलाद, मुझे नहीं तुमसे बात करनी है और तुम अपने पैसों का घमंड अपने पास ही रखो, मुझे तो कभी दिखाना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें पैसों की मोहताज नहीं हूँ। अब देखो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वो। अब वो जेके को कस के कमर से पकड़ता है और उसके हाथों को भी कस के अपने हाथों में लेता है और कस के उसे पैशनेटली किस करने लगता है। अब जेके को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ते से कैसे छूटे, तो वो जेके ते के लिप्स पर बाइट कर देती है खूब जोर से, जिसके उसके लिप्स से ब्लड आने लगता है। अब जेके से ते बहुत ही ज़्यादा ही जल्दी अलग हो जाता है और ते कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने जो किया है उसकी सज़ा मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन फिर से वो जेके को किस करने वाला होता, तभी जेके उसे कहती है कि जो तुमने किया है उसकी यही सज़ा थी, और वो अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। बस ते उसे देखता ही रह जाता है और कहता है कितनी बदतमीज़ लड़की है। अब बाकी बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं सर क्या हम लोग कुछ करें, तो ते कहता है नहीं, आज के लिए उसके लिए इतना काफ़ी है, आज जो मैंने उसके लिए किया है वो ज़िंदगी भर याद रखिए। और हमारी आर्मिस को तो पता ही है कि जेके ने उसके साथ कुछ गलत किया है या फिर ते ने। ते अब जेके को ही याद करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जिस हिम्मत से जेके ने ते को लिप्स पर बाइट किया है वो सिर्फ जेके ही कर सकता है और कोई नहीं। अब आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जेके बहुत ज़्यादा ही खुशी से अपने सामान को लेकर आता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने किसी घमंडी का घमंड चूर किया है। अब ते इधर गुस्से में आग बबूला हो रहा था और कहता है मैं तुमसे इसका बदला लेकर ही रहूँगा। और अब वो फिर से उस लॉकेट को देखता है और कहता है पता नहीं तुम कहाँ हो, तुम कब मिलोगी, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ। इधर उसके गार्ड्स कहते हैं सर उस लड़की का पता चल गया है। तो वो फिर से कहता है इस बार कंफर्म है ना, तो जिमिन कहता है हाँ सर इस बार कंफर्म है, इस बार पक्का वही लड़की है। और वह कहता है ठीक है। अब वो उसे तुरंत ही दिखाता है कि लड़की कौन है, उसे उसकी डिटेल्स बताता है और फ़ोटो दिखाता है, लेकिन फ़ोटो 16 साल की बच्ची की थी जिसे पहचान पाना मुश्किल था। तब उसके गले में वही लॉकेट था। तब ते कहता है मैं इसको कैसे पहचानूंगा, तुम लोग कैसे पहचानोगे। तभी गार्ड्स कहते हैं सर हम लोग इसे पहचानते हैं,
क्योंकि ये वही लड़की है जिसको उसके बाप ने जुए में हारा था और हम इसे किडनैप करके लेके आए थे। तब ते कहता है गुड, और तब बाकी गार्ड्स कहते हैं हम उसे अच्छी तरीके से पहचानते हैं, आप कहिए तो हम उसे पकड़ लाते हैं। शाम तक जेके ते के कब्जे में होती है और ते जिस जगह पर उसे रखा था वो बिल्कुल ही ग्लास से बना हुआ कमरा होता है जिसमें कांच लगे होते हैं, जिसमें अंदर से कुछ नहीं दिखता लेकिन बाहर से सब दिखता है। अब ते उसे पूरी तरीके से देख सकता था, लेकिन वो इस समय अपने काम में अपने गार्ड्स में बिजी था। और उसके गार्ड्स कहते हैं सर वो लड़की हम ले आए हैं, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। वो देखकर शॉक हो जाते हैं। ते उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो वही लड़की थी जिसने उसके साथ रास्ते में बदतमीजी की थी। तब ते कहता है तुम पूरी तरीके से श्योर हो ना ये वही लड़की है? तब गार्ड्स कहते हैं जी सर ये वही लड़की है। अब ते उससे बात करने के लिए जाता है और मास्क ज़रूर लगा लेता है। अब जेके के पास जाता है तो कहता है हाय, मैं तुम्हें घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, सीधा कहूँगा तुम्हें किस लिए किडनैप करके लाए हैं। तुम मुझे पसंद आ गई हो और मेरे दिल में बस गई हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी एक आलीशान ज़िंदगी होगी। तो जेके गुस्सा करते हुए कहती है तुम्हारे पैसे और तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी शादी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तुम ही रखो अपनी शादी, और तुम जैसी माफिया से शादी कौन करेगा, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ते अब गुस्सा हो जाता है और कहता है क्यों, मैं इतना अमीर हूँ लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ते वहाँ से बाहर आ जाता है और थोड़ा सा स्माइल करता है क्योंकि वो सोच रहा था कि वो शायद पैसे के लिए लालची होगी, वो पैसे को देखकर शायद उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। तब उसके डैड को बुलाया जाता है, उसका डैड भी आ जाता है और उससे ते वो लॉकेट दिखाता है तो पहचान जाता है और कहता है हाँ ये मेरी वाइफ का लॉकेट है, इससे तो मेरी वाइफ ने मेरी बेटी को दिया था, ये आपके पास क्या कर रहा है? तो ते कहता है ये मेरे पास है, उससे खो गया था शायद इस वजह से। तब फिर जेके के पास ते आता है और कहता है तुम्हें बहुत घमंड है ना, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तो जेके से ते कहता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें गिरवी रखा था मेरे पास, इस वजह से तुम पर मेरा हक है और तुम अपने डैड से भी पूछ सकती हो। और वो अपने डैड से पूछती है तो उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है, क्या सच में उसके डैड ने उसे पैसों के लिए बेच दिया? अब वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और ते से कहती है मुझे मेरे घर जाना है। तो ते भी उसे भेज देता है उन दोनों को ही। अब ते प्लानिंग करता है कि जेके को कैसे अपने पास रखा जाए और उसकी सारी डिटेल कैसे पता की जाए कि वो कैसी लड़की है। अब वो कुछ प्लानिंग करता है और जिमिन से कहता है तो क्या इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं और फिर अगर नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि कैसे ते को पता चलेगा कि जेके वही लड़की है या फिर कोई फ्रॉड है। तो बाय आर्मीज और उसकी प्लानिंग भी अगले पार्ट में पता चलेगी।